हेलो स्टूडेंट, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन और उसके यौगिक। हाइड्रोजन के यौगिक कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो वाटर और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो पहले तो हाइड्रोजन के बारे में अपन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो जो पृथ्वी है इसके वातावरण में तो ये नहीं है, या होगा तो बहुत कम मात्रा में है। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड में बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। जो सूर्य होता है या जितने भी स्टार हैं, इनका वातावरण हाइड्रोजन से बना हुआ है और वहाँ हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। आवर्त सारणी में स्थान आवर्त सारणी में इसके स्थान के बारे में बड़ा कंट्रोवर्सी है। मेंडलीफ ने तो इसको दो दो जगह रख दिया था। कुछ गुणों में ये फर्स्ट वर्ग के तत्वों यानी 4 धातुओं से समानता रखता है। जैसे इसका विन्यास 4 धातुओं की तरह होता है, 1s1। ये 4 धातुओं की तरह धन एक आयन बना लेता है, H धनायन बना लेता है। धन एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है। और कुछ गुणों में ये समूह 17 यानी समूह 17 यानी हैलोजन से समानता रखता है। हैलोजन की तरह H ऋणायन बना लेता है, Cl ऋणायन की तरह, है ना। हैलोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ये भी अपना डुप्लेट पूरा कर लेता है। हैलोजन की तरह ये भी अधातु है, तो कुछ गुणों में उनसे समानता रखता है, तो इन्होंने मेंडलीफ ने उसको हैलोजन के साथ भी रखा। आधुनिक आवर्त सारणी में देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 धातुओं से मिलता है, 1s1 ns1 की तरह। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसको प्रथम वर्ग में रखा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ रखना भी ठीक नहीं है, तो इसको बीच में रख देते हैं सारणी में। तो इसके स्थान के बारे में कोई निश्चित मत नहीं है ना। मेंडलीफ ने दो दो जगह रखा था, आधुनिक आवर्त सारणी में एक जगह रखा है, कुछ लोग बीच में भी रख देते हैं। समस्थानिक आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से? 1h1 1h2, इसको ड्यूटेरियम भी कहते हैं, और 1h3, इसको ट्राइटियम भी कहते हैं। इसको प्रोटियम इसके नाम है, प्रोटियम। ये ड्यूटेरियम, और ये ट्रिटियम या ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक हैं इसके। इसको सामान्य हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसको भारी हाइड्रोजन, और इसको कहते हैं रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। प्रकृति में ये सबसे ज़्यादा मिलता है, 99
0.9%, ये 0.001% और ये 10 की घात -15%। ये बहुत कम मिलता है। वैसे एटॉमिक मास यानी परमाणु भार देखें तो इसका ज़्यादा है, लेकिन भारी हाइड्रोजन ये कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनमें निकाल लो, वैसे जानते होगे निकालना। 1H1, 1H2, 1H3। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 1 प्रोटॉन 1 1 1। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। न्यूट्रॉन 0 1 2। ये एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। गुणों की बात करें तो परमाणु भार बढ़ने से इनमें वांडर वाल्स आकर्षण बल बढ़ेंगे, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व तो बढ़ जाएंगे। गलनांक की बात करें जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्वथनांक की बात करें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। घनत्व की बात करें ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि भारी ज़्यादा है तो वांडर वाल्स आकर्षण बल लगेंगे ज़्यादा। बंध लंबाई की बात करें, अंतर्नाभिकीय दूरी, तो जैसे इन दोनों की अंतर्नाभिकीय दूरी यानी बंध लंबाई समान होती है, लेकिन बंध ऊर्जा इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। जैसे मैंने ये 1H1 लिया और 1H2 लिया, इनकी बंध लंबाई कह लो या अंतर्नाभिकीय दूरी कह लो, ये समान है। परंतु इसकी जो बंध ऊर्जा होगी H2 की, H2 की बंध ऊर्जा, यहां पर मैं ये लिख दूं H2D2, है ना। इनकी बंध लंबाई समान है H2D2 की, परंतु इसकी बंध ऊर्जा D2 से कम होती है। कारण ये हाइड्रोजन यहाँ छोटे आकार के हैं, तो इनमें जो वाइब्रेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और वाइब्रेशन की वजह से इनके बंध कमज़ोर रहते हैं। जैसे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन ट्राइट्रियम, यहाँ भी वही है, हाइड्रोजन ये कम हैवी है, कम भारी है, तो ये वाइब्रेशन करता है। भारी ड्यूटेरियम भारी है, ट्राइट्रियम और भी भारी है, ड्यूटेरियम भारी है और ट्राइट्रियम और भी भारी है। ये हल्का है, इसका भार कम है, तो ये कहते हैं अपनी जगह वाइब्रेशन करता रहता है, तो बंध कमज़ोर होता है। तो इसकी बंध ऊर्जा CH बॉन्ड की कम होती है, फिर CD बॉन्ड की बढ़ जाती है, क्योंकि ये वाइब्रेशन कम करेगा, भारी है, और CT बॉन्ड की और भी ज़्यादा होती है, ट्राइट्रियम और भी भारी है। तो यहाँ पर बंध ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके बाद देखो हाइड्रोजन के प्रकार। हाइड्रोजन कौन कौन से प्रकार के हैं? एक तो नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन।
जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अवस्था में और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनती है तो उसे अपन कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। जैसे जिंक डाल दो आप तनु H2SO4 में, तो यहाँ पर ZnSO4 और ये जो हाइड्रोजन बनेगी यहाँ पर ये परमाणु रूप में बनी है, ये नवजात हाइड्रोजन कहलाएगी। ये नवजात हाइड्रोजन कहलाती है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन बनती है ये बहुत क्रियाशील है, यह अस्थायी है और प्रबल अपचायक है। यह बहुत अधिक क्रियाशील अस्थायी होती है। ये क्यों? थोड़ा भी इसको समय मिल गया तो ये दो हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन का अणु बना लेंगे, है ना। बहुत अस्थायी है इसलिए ज़्यादा क्रियाशील है, बहुत अधिक क्रियाशील अस्थायी और प्रबल अपचायक होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देती है किसी को भी। तो ये हो गई तुम्हारी नवजात या नेसेंट हाइड्रोजन। दूसरी परमाणु हाइड्रोजन। जब क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, तो जो हाइड्रोजन यहाँ उत्पन्न होती है उसे परमाणु हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे मैंने ये हाइड्रोजन गैस ले ली, इसमें क्या कर दिया मैंने, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, विद्युत करंट पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो ये हाइड्रोजन के अणु टूट जाते हैं हाइड्रोजन परमाणु में। इसे अपन कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु। ये भी बहुत क्रियाशील है, ये भी अस्थायी है, ये भी अपचायक है। ये भी कैसी है, अस्थायी है। क्रियाशील है ये भी, और अपचायक है। तीसरा प्रकार हाइड्रोजन का अधिशोषित हाइड्रोजन। किसी धातु की सतह पर जब हाइड्रोजन अधिशोषित हो जाती है तो उसे अधिशोषित हाइड्रोजन कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन होती है ये भी अपचायक का काम करती है, और ये हाइड्रोजन की भी अपचयन क्षमता खूब होती है, और ये असंतृप्त यौगिकों डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ऑर्गेनिक कंपाउंडों में अपचयित करने में काम आती है। तो किसी धातु की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन, है ना, किसी धातु की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन, जैसे धातु कौन सी, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। और किसी धातु द्वारा हाइड्रोजन को अधिशोषित करने की उसकी क्षमता, वो उसकी ऑक्लूशन पावर कहलाती है, अधिधारण क्षमता। किसी धातु द्वारा अपनी सतह पर हाइड्रोजन को अधिशोषित
हाइड्रोजन को अधिशोषित करने की क्षमता। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी अधिधारण क्षमता कहलाती है। ये उसकी अधिधारण क्षमता कहलाती है। पैलेडियम की अधिधारण क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए पैलेडियम की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन ये बहुत प्रबल अपचायक का काम करती है। पैलेडियम की अधिधारण क्षमता बहुत अधिक होती है। पैलेडियम की अधिधारण क्षमता बहुत अधिक होती है ना। और ये जो हाइड्रोजन है ये भी प्रबल अपचायक का काम करती है। अधिशोषित हाइड्रोजन, अधिशोषित हाइड्रोजन भी अपचायक की तरह व्यवहार करती है। और जब निकल की सतह पर हाइड्रोजन दुर्बल बंधों द्वारा बंधा रहता है तो ऐसे निकल को अपन कहते हैं रेने या राने निकल। जब निकल की सतह पर हाइड्रोजन दुर्बल बंधों द्वारा बंधी रहती है तब इसे राने या रेने RANE राने या रेने निकल कहते हैं। और ये जो अधिशोषित हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी कार्बनिक यौगिकों का अपचयन करने में काम आती है। और ये अधिधारण क्षमता कहलाती है। हाइड्रोजन को सतह पर अधिशोषित करने की क्षमता अधिधारण क्षमता। चौथा जो प्रकार है वो है आणविक हाइड्रोजन। आणविक हाइड्रोजन भी दो प्रकार की होती है। देखो, आणविक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन परमाणुओं से बनी होगी जिनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन और दोनों में एक एक प्रोटॉन होगा। दोनों में इलेक्ट्रॉनों का स्पिन चक्रण वो तो विपरीत दिशा में होगा, लेकिन प्रोटॉनों का चक्रण समानांतर या विपरीत दिशा में हो सकता है।
तो इस आधार पर ये दो प्रकार के हैं। एक को तो कहते हैं अपन ऑर्थो हाइड्रोजन, और एक कहलाता है पैरा हाइड्रोजन। मैंने क्या कहा, ये दोनों दो हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होंगे। ये नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ ये दो हाइड्रोजन परमाणु से बना होगा, नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण तो दोनों में विपरीत दिशा में होगा, एक का क्लॉकवाइज, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ऑर्थो हाइड्रोजन में प्रोटॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होगा, और इसमें प्रोटॉनों का चक्रण भी क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, एक का क्लॉकवाइज तो एक का एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें कुछ बातें लिख दें। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होगा। प्रोटॉनों का चक्रण समानांतर, और इसमें प्रोटॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में। थर्ड पॉइंट, यह अधिक स्थायी होगा। सामान्य ताप पर। सामान्य ताप पर इसका 75% होता है, और ये सामान्य ताप पर कैसा होगा, कम स्थायी। ये 25% ही होगा सामान्य ताप पर। अच्छा, ताप कम करने पर ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन में बदलने लगता है, और परम शून्य ताप पर 100% ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन में बदल जाता है। 100% यही होता है। और इन दोनों को कहते क्या हैं, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन को क्या कहते हैं इन दोनों को? ये दोनों कहलाते हैं न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का स्पिन अलग अलग है। इसमें दोनों समानांतर, और इसमें स्पिन कैसा है, चक्रण कैसा है, विपरीत दिशा में। तो ये नाभिक चक्रण समावयवी हैं, न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर हैं ये दोनों। तो कुछ बातें अलग से लिख लेते हैं। ये दोनों ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन नाभिकीय चक्रण न्यूक्लियर स्पिन समावयवी कहलाते हैं।
ये दोनों न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर कहलाते हैं, नाभिकीय चक्रण समावयवी कहलाते हैं ये दोनों। तापक्रम कम करने पर ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा में बदलने लगता है, पैरा हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ने लगता है और परम शून्य ताप पर यह 100% तक पहुंच जाता है। ताप कम करने पर पैरा हाइड्रोजन का प्रतिशत बढ़ने लगता है और परम शून्य ताप पर यह 100% तक पहुंच जाता है। सौ % पैरा हाइड्रोजन हो जाता है सैंपल में। तो ये हाइड्रोजन के कुछ प्रकार हो गए। अब अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन को बनाने की विधियां। इसको बनाने की जो विधियां हैं उन्हें अपन दो भागों में बांट लेते हैं। दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो प्रयोगशाला विधि और दूसरी व्यापारिक विधि या निर्माण। प्रयोगशाला विधियां, प्रयोगशाला में इसे जिंक से बनाते हैं और जिंक की क्रिया तनु H2SO4 पर करा के भी बना लेते हैं और जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन पर भी करा के बना लेते हैं। तो जिंक की अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराने पर वैसे तो एक सामान्य ये अभिक्रिया है, एक सामान्य यहाँ नियम है कि आप कोई भी धातु ले लो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आती हो और उस धातु की क्रिया किसी भी तनु अम्ल से करा दो। तनु अम्ल से कराने पर आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो वही कंसेप्ट लगेगा यहाँ। तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। मैंने कहा ना कोई भी धातु ले सकते हो, पर ये अपन जिंक ही लेंगे प्रयोगशाला के लिए। तो वैसे सामान्य कंसेप्ट क्या है, कोई भी धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हो, यानी सभी धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके और हाइड्रोजन देती हैं। यानी उनमें इतनी ताकत है कि वो हाइड्रोजन को तनु अम्ल के विलयन में से अपचयित कर देती है। दूसरी जो प्रयोगशाला विधि है, जिंक की अभिक्रिया जलीय NaOH से कराने पर। जिंक क्या है, एक उभयधर्मी धातु है। उभयधर्मी जो धातुएं होती हैं वो अम्लों में भी घुल जाती हैं, अम्लों से भी हाइड्रोजन दे देती हैं और क्षारों से भी दे देती हैं। तो सभी उभयधर्मी धातु, जिंक नहीं, सभी उभयधर्मी, जिंक, एल्युमिनियम, बेरिलियम, है ना, सभी उभयधर्मी धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देती हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ लगेगा। इसका कंसेप्ट क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली सभी धातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को अपचयित या विस्थापित कर देती हैं। तो वो कंसेप्ट है। यहाँ कंसेप्ट क्या है, सभी उभयधर्मी धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देती हैं। कैसे होगी रिएक्शन देखो, Zn प्लस NaOH। इस NaOH का तो कोई काम नहीं है, केवल माध्यम प्रोवाइड कराएगा। और यहाँ ले लिया मैंने जल।
ये NaOH अधिकता में डाल दिया मैंने। प्यारे बच्चों, हमें रोज़ हज़ारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। ये जिंक क्या करेगा, इसमें से इस हाइड्रोजन को अपचेत कर देगा, H2 निकल जाएगा, 2 OH माइनस बनेंगे, 2 OH माइनस यहाँ से मिलेंगे, Zn 2 धनायन में चला जाएगा और 4 OH ऋणायन रहेंगे जिनके साथ ये एक संकुल बना लेगा। क्या बनेगा, Na2 ZnOH का होल 4 प्लस H2, हाइड्रोजन निकल जाएगी। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 2 जल के अणु इसमें से बाहर निकाल के लिख दो, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। ये सोडियम जिंकेट बनेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो कोई भी उभयधर्मी धातु ले लो, वो क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन दे देगी। तो ये 2 प्रयोगशाला में बनाने की विधि हो गई। औद्योगिक विधि या निर्माण। औद्योगिक विधियां या निर्माण। तो इसका निर्माण कैसे करते हैं? एक तो जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं धातुओं के, उनकी जल से अभिक्रिया करा के हाइड्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला आयनिक हाइड्राइडों सामान्यतः धातु हाइड्राइड होते हैं, आयनिक तो मैं धातु हाइड्राइड भी लिख सकता हूं। कि जल से अभिक्रिया द्वारा तो किसी भी आयनिक या धातु हाइड्राइड की जल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन मिल जाएगी। सोडियम हाइड्राइड ले लें और जल से क्रिया करा दें, ये H माइनस, ये H प्लस हाइड्रोजन बना लेंगे और OH माइनस और Na क्या बना लेंगे, NaOH। कैल्शियम हाइड्राइड ले लें, CaH2 प्लस जल, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में मिलती है इस कैल्शियम हाइड्राइड के जल अपघटन से, तो इसके लिए हाइड्रोजन अधिक मात्रा में देने वाला है, तो इसका नाम है हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ का मतलब हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में देने वाला। और यहाँ जो हाइड्रोजन मिलती है वो 99% तक शुद्ध होती है। दूसरी जो विधि है इसकी वो है जल के विद्युत अपघटन से। अब जल का विद्युत अपघटन कराने के लिए इसको अम्लीय या क्षारीय बनाना पड़ेगा।
क्यों? जल की चालकता तो बहुत कम होती है। तो अम्लीय जल लेते हैं तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, और क्षारीय जल लेते हैं तो निकल के इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो अम्लीय जल का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत अपघटन जल का विद्युत अपघटन कराएंगे तो जल टूट जाएगा पहले तो किसमें? H प्लस OH माइनस में। H प्लस कैथोड पर और OH माइनस एनोड पर जाएंगे। तो एनोड पर OH माइनस जाएंगे और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और क्या मिलेगा? H2O प्लस O2 हाफ O2। तो आपको एनोड पर ऑक्सीजन मिलेगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऑक्सीकरण हो गया। कैथोड पर अपचयन होगा, और कैथोड पर H प्लस आयन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और ये हाइड्रोजन बना लेंगे। अगर अपने को बहुत अधिक शुद्ध हाइड्रोजन बनानी है 99.95%, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड मिश्रित जल का और निकल के द्वारा अपन निकल इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत अपघटन कराते हैं। अति शुद्ध 99.95% हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए जल में बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर निकल इलेक्ट्रोडों द्वारा विद्युत अपघटन कराते हैं। रिएक्शन तो ऐसे ही होंगे जो ये मैंने यहाँ पर अम्लीय जल का विद्युत अपघटन करा के कराई हैं। तो अति शुद्ध हाइड्रोजन बनाना है तो 99.9% हाइड्रोजन बनाना है तो निकल इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। ये क्वेश्चन जेईई में 2 बार पूछ लिया है। और तीसरी विधि कौन सी है? औद्योगिक हाइड्रोकार्बन और या कोक की अभिक्रिया जल वाष्प से कराने पर
तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो और उसकी जल वाष्प से अभिक्रिया करा दो तो यहां भी आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। जैसे ले लिया CN H2N + 2, जल वाष्प की क्रिया करा दी, क्या मिलेगी? एक तो CO + H2, NCO मिलेगी और H2 कितने मिलेंगे? यहाँ ले लो N, जैसे CH4 ले लिया + H2O, क्या मिलेगा? CO + 3H2। तो कितने H2 मिलेंगे यहाँ? 2N + 1। ये ले लिया मैंने कोक, रेड हॉट + H2O, क्या बनेगा? CO + H2। ये कोयले से बनाई है तो इसे कोल गैस भी कहते हैं। अच्छा, CO और H2 का जो मिश्रण है इसका उपयोग कई कार्बनिक यौगिकों को बनाने में करते हैं, मिथाइल अल्कोहल बनाने में, फॉर्मल्डिहाइड बनाने में, तो उनके संश्लेषण में करते हैं, इसलिए इस मिश्रण को संश्लेषित गैस भी कहते हैं। और ये जल से बन रही है, कुछ लोग इसको जल गैस या वाटर गैस भी कहते हैं। CO और H2 का मिश्रण कई कार्बनिक यौगिकों के कौन से कार्बनिक यौगिक? फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल आदि कई कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। CO और H2 का मिश्रण कई कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? संश्लेषित गैस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। है ना? CO और H2 का मिश्रण क्या कहलाता है? संश्लेषित गैस, सिन गैस, शॉर्ट में सिन गैस लिख देते हैं। सिंथेसिस पूरा वर्ड है अंग्रेजी, तो सिन गैस भी कह देते हैं इसको।
अच्छा, इसमें से CO को हटाना बड़ा कठिन होता है, तो इस गैसीय मिश्रण को भाप के साथ मिला के आयरन और क्रोमियम के ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ये CO और H2 का मिश्रण है, ये तो आपकी संश्लेषित गैस है, यहां बन गई है। इसमें से इस CO को हटाना कठिन है क्योंकि ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो इसमें क्या करते हैं, भाप मिला देते हैं पहले, स्टीम। यहां भी अपन ने ये स्टीम ही ली है ना। और फिर इसको क्या करते हैं, आयरन और क्रोमियम के ऑक्साइड का मिश्रण लेते हैं। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं आयरन और क्रोमियम के ऑक्साइड। तो यहां पर क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2O, सॉरी प्लस H2। ये CO2 कैसी है, अम्लीय नेचर का ऑक्साइड है। कोई भी क्षार में से प्रवाहित करेंगे तो ये क्षार के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन। जल गैस शिफ्टिंग को क्या कहेंगे, स्थानांतरित अभिक्रिया। तो ये क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया जल गैस वाटर गैस स्थानांतरित अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन बोलते हैं। वाटर गैस को शिफ्ट कर लिया अपन ने CO2 और H2 में। CO2 को पृथक करना आसान है इसलिए। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी देख लो। अच्छा, ये जो विधि है इसको एक नाम और देते हैं, इसे BOUSCH बॉस की विधि भी कहते हैं। ये बॉस प्रक्रम भी कहलाता है। एक विधि और है इसके बनाने की, फिर प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे। यूनो की विधि, इसमें क्या करते हैं, आयरन की रिएक्शन कराते हैं भाप के द्वारा। वैसे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। यहाँ आयरन का एक मिश्रित ऑक्साइड बनता है Fe3O4, FeO और Fe2O3 का मिश्रण, और प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस करके लिखना चाहो तो लिख लो 4 और 4H2। ये यूनो की विधि कहलाती है, ये वॉश की विधि कहलाती है। ये अब पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, गुण। धातुओं से क्रिया। एम यहां पर कौन सी धातु है, क्षार धातु है। सभी क्षार धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके MH प्रकार के आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं, और M+H2
ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं, बेरिलियम को छोड़कर। कौन कौन सी क्षारीय मृदा धातु है? बेरिलियम को छोड़ दो बस। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और ये सभी भी क्या बनाती हैं? MH2 प्रकार के हाइड्राइड बना लेती हैं। बेरिलियम डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करती। बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना है तो इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अधातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया, जैसे हाइड्रोजन हैलोजनों के साथ बहुत शीघ्रता से क्रिया कर लेती है और हाइड्रोजन हैलाइड बना लेती है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी क्रिया कर लेती है। यहां उत्प्रेरक क्या लेते हैं? आयरन का चूर्ण। आजकल ये उत्प्रेरक बदल भी गया है, कुछ जगह आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भी लेते हैं आजकल। अमोनिया बन जाती है, ये हैवर विधि कहलाती है अमोनिया के निर्माण की, हैवर प्रोसेस। और हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से भी हो जाएगी, क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो यह धातुओं के साथ भी हाइड्रोजन क्या करती है? रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है, धातुओं के साथ भी कर लेती है। हाइड्रोजन के यौगिक या हाइड्रोजन के कंपाउंड। हाइड्राइड हाइड्रोजन के किसी तत्व के साथ बने द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी से मतलब एक हाइड्रोजन और एक दूसरा तत्व, क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड कहलाते हैं। हाइड्रोजन के किसी तत्व के साथ बने हुए द्विअंगी यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड कहलाते हैं। हाइड्राइडों का वर्गीकरण देखो। पहले है आयोनिक या लवण समान हाइड्राइड। आयनिक या लवण समान हाइड्राइड। बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके एस खंड की धातुओं के हाइड्राइड क्या होते हैं? आयनिक या लवण समान होते हैं। इनमें H ऋणायन होता है और ये जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। कौन से होते हैं ये? एस खंड की धातुओं के हाइड्राइड। बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड सहसंयोजी होते हैं। NaH, KH,
CaH2, BaH2 आदि। ये आयनिक हाइड्राइड है। लवण समान भी कहते हैं इनको, सॉल्ट लाइक। सहसंयोजी हाइड्राइड, ये जो सहसंयोजी हाइड्राइड हैं, ये 3 प्रकार के, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले इलेक्ट्रॉन न्यून, इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। यानी इनका अष्टक जो है अपूर्ण रहता है। उदाहरण जैसे मैंने बताया था, बेरिलियम का हाइड्राइड सहसंयोजी होता है। इसका अगर द्विलक या बहुलक बना लो तब भी अष्टक पूरा नहीं होगा। ब्रिज बॉन्ड बना लेगा, डाइमर बना लेगा, हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड बनेगा। B2S6 ये BH3 का डाइमर है, डाइबोरेन, इसमें भी हाइड्रोजन ब्रिज बनता है और अभी भी इस बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड है, इनमें अष्टक पूरा नहीं है। AlH3, MgH2 आदि। इलेक्ट्रॉन न्यून है, ये अष्टक पूरा नहीं है। डाइमर या बहुलक बनने के बाद, द्विलक या बहुलक, डाइमर या पॉलीमर बनने के बाद भी अष्टक पूरा नहीं होता इनका। दूसरे हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, या कह दो प्रिसाइज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पूर्ण हाइड्राइड। इनमें क्या रहता है, अष्टक पूर्ण रहता है लेकिन लॉन पेयर नहीं होता केंद्रीय परमाणु पर। इनमें अष्टक पूर्ण होता है परंतु लॉन पेयर नहीं होता। अष्टक तो पूर्ण रहेगा लेकिन लॉन पेयर नहीं रहेगा। जैसे CH4 कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बने हुए होंगे हाइड्रोकार्बन, C2H6 SiH4 सारे हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और सारे सिलीन। जर्मेनियम का हाइड्राइड भी ले सकते हो, जर्मेन। इलेक्ट्रॉन पूर्ण, इलेक्ट्रॉन न्यून, और तीसरे इलेक्ट्रॉन धनी।
इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड, इनमें अष्टक भी पूर्ण रहता है और लॉन पेयर भी रहता है, ये इलेक्ट्रॉन धनी कहलाते हैं। इनमें अष्टक पूर्ण होता है और केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होते हैं। जैसे अमोनिया लॉन पेयर भी है, अष्टक भी पूर्ण है, इलेक्ट्रॉन धनी हो गया। फॉस्फीन लॉन पेयर भी है, लॉन पेयर भी है, अष्टक पूर्ण है। जल अष्टक भी पूर्ण है, लॉन पेयर है। HF अष्टक भी पूर्ण है और लॉन पेयर है। HCl अष्टक भी पूर्ण है, लॉन पेयर है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन धनी है। तो सहसंयोजी हाइड्राइड 3 प्रकार के हो गए, इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन पूर्ण और इलेक्ट्रॉन धनी। तीसरे प्रकार के जो हाइड्राइड हैं वो है अंतराकाशी हाइड्राइड। इस प्रकार के जो हाइड्राइड हैं वो डी खंड की जो धातुएं हैं वो बनाती हैं। इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु डी खंड की धातुओं के बीच में जो खाली जगह होती है, अंतराकाशी रिक्ति होती है, उसमें आकर के फंस जाते। इस प्रकार के हाइड्राइड डी खंड की धातुएं बनाती हैं। इनमें हाइड्रोजन परमाणु अंतरा आकाशीय रिक्तियों में फंसे रहते हैं। जैसे ये किसी धातु का ये क्रिस्टल बन गया, जिनमें धातु परमाणु एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है। और यहाँ बीच में खाली जगह में आके हाइड्रोजन परमाणु फंस जाएंगे, तो इन्हें कहेंगे अपन अंतरा आकाशी हाइड्राइड। यहाँ कोई रासायनिक बंध नहीं बनेगा, ये केवल भौतिक रूप से फंसे रहेंगे। चौथे प्रकार के जो हाइड्राइड हैं वो हैं संकुल या जटिल हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये संकुल या जटिल हाइड्राइड है, Li+AlH4। और एक सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये संकुल या जटिल हाइड्राइड हैं।
इनका उपयोग कार्बनिक यौगिकों के अपचयन में करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इनका उपयोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अपचयन में करते हैं। तो ये हाइड्राइडों का पूरा वर्गीकरण कंप्लीट। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।